स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लॉकडाउन से बाहर निकलने के सभी तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हुई। इसमें क्या कुछ खास रहा ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए आंशिक परिचालन शुरू करने का रेलवे ने ऐलान कर दिया है और इसके लिए ऑनलाइन टिकटिंग की भी शुरुआत आज से हो गई है। कहां से कहां गाड़ियां चलेंगी, कितनी ट्रेनें चल रही हैं, ये विशेष ट्रेनें हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। साथ ही आपको बताएं कि कोरोना वायरस संक्रमण से के एंटीबॉडी का पता लगाने में भारत को सफलता मिल गई है। आज स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु संस्थान ने आईजीजी एलिजा टेस्ट किट को विकसित कर लिया है और इसमें बड़ी सफलता भारत को मिली है। साथ ही हम बात करेंगे कि वंदे भारत मिशन के तहत आज 5वें दिन किस तरह से भारतीयों को स्वदेश लाया जा रहा है और ये भारत का अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। कितनी इसमें कामयाबी मिली है, इस पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। साथ ही जानेंगे गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोविड-19 की स्थिति को लेकर क्या कुछ जानकारियां हमसे साझा की है। दुनिया की भी बात करेंगे, जहां रूस में इस वक्त कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। अन्य देशों में भी क्या हालात हैं उस पर भी नजर डालेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। देश भर में जारी लॉकडाउन से पैदा हुए हालात के मद्देनजर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक की। इस बैठक में तीसरे चरण के लॉकडाउन के आखिरी हफ्ते के आगे की रूपरेखा पर विस्तार से बातचीत हुई और साथ ही ये भी जाना गया कि महामारी के दौरान सभी राज्यों की स्थिति क्या है। प्रधानमंत्री ने विस्तार से सभी राज्यों की स्थिति पर समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में असरदार कदम उठाए गए हैं और दुनिया भर में भारत की इस सफलता को सराहा गया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए गए उपायों को देश भर में लागू करने में प्रधानमंत्री ने राज्यों की भूमिका को भी सराहा। उन्होंने कहा कि कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र और राज्य अब तक जिस तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इस लय को आगे भी बनाए रखना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव देश के किन इलाकों में किस रफ्तार के साथ हो रहा है, इसके बारे में अब हमारे पास भौगोलिक रूप से स्पष्ट जानकारी है। साथ ही बीते कुछ हफ्तों में जिला स्तर तक के अधिकारियों ने संकट की स्थिति में कार्य परिचालन की प्रक्रियाओं को समझा है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव, राज्य के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिवों के साथ मौजूदा स्थिति और केंद्र की तरफ से उठाए जा रहे कदमों को लेकर समन्वय बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान बीते कुछ दिनों में देश के कई हिस्सों में धीरे धीरे ही सही लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं और आने वाले दिनों में इसे और तेज करना होगा। राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को अब और अधिक केंद्रित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आगे बढ़ते हुए हम सभी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि कोरोना संक्रमण के फैलाव पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, सुरक्षात्मक उपायों और 2 गज दूरी के मंत्र का पालन हो। प्रधानमंत्री ने एक अहम बात ये भी कही कि इस वायरस से ग्रामीण भारत अभी तक अछूता रहा है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ये स्थिति बनी रहे। प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि आगे की रणनीति पर विचार करने से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के सुझाव जानने का फैसला लिया है। बैठक में हॉटस्पॉट और रेड जोन को ग्रीन जोन में तब्दील करने की कोशिशें बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में शामिल राज्यों की तरफ से केंद्र को कई सुझाव भी दिए गए। कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा के बाद से मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 5वीं बैठक थी। लॉकडाउन के पूरा होने में अभी 6 दिन बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार से यात्री रेलगाड़ियों का आंशिक परिचालन फिर से शुरू हो रहा है। भारतीय रेलवे ने इसकी घोषणा कर दी है। 50 दिन के बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनों का परिचालन 12 मई से शुरू होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने आंशिक रेल परिचालन फिर शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 15 जोड़ी ट्रेनों यानी वापसी यात्रा समेत कुल 30 ट्रेनों के साथ की जाएगी। ये ट्रेनें
नई दिल्ली स्टेशन से स्पेशल ट्रेनों के रूप में चलाई जाएंगी, जो डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी को जोड़ेंगी। इन ट्रेनों में आरक्षण के लिए बुकिंग 11 मई से शुरू हो गई। टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट यानी www.irctc.co.in पर उपलब्ध होगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे और कोई काउंटर टिकट जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्लेटफॉर्म टिकट भी जारी नहीं किया जाएगा। केवल वैध कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने आज आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत ट्रेन द्वारा लोगों की आवाजाही के संदर्भ में SOP जारी की है, जिसके तहत ट्रेन के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कंफर्म्ड टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। सफर के दौरान कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। यात्रियों के लिए फेस कवर या मास्क लगाना अनिवार्य होगा और ट्रेन के प्रस्थान करने के समय उन्हें अपनी स्क्रीनिंग करानी होगी। सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। ट्रेनों के परिचालन कार्यक्रम समेत विस्तृत विवरण उचित समय पर अलग अलग जारी किए जाएंगे। परिचालन को सुचारू करने के लिए अगले चरण में धीरे धीरे देश के दूसरे शहरों के लिए भी ट्रेनें चलाई जाएंगी। धीरे धीरे भारतीय रेलवे नए मार्गों पर और भी अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाएगी। इनकी कुल संख्या कोविड-19 केयर सेंटर के लिए 20,000 कोचों को आरक्षित रखने और फंसे हुए प्रवासियों के लिए श्रमिक स्पेशल के रूप में प्रतिदिन 300 ट्रेनों तक का परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कोचों को आरक्षित रखने के बाद उपलब्ध कोचों पर निर्भर करेगा। 11 मई तक देश भर के विभिन्न राज्यों से कुल 468 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है। अभी तक 450 से भी ज्यादा ट्रेनें लाखों प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा चुकी हैं। आने वाले हफ्तों में इसी काम के लिए प्रतिदिन 100 से भी ज्यादा ट्रेनें चलने की उम्मीद है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए प्रवासी कामगारों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए आज गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि प्रवासी श्रमिकों को आश्वासन दिया जाए कि उनकी यात्रा के लिए पर्याप्त संख्या में ट्रेनें चलाई जाएंगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया गया कि सभी राज्य सरकारों को बिना किसी बाधा के और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने में रेलवे के साथ सहयोग करना चाहिए। श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के माध्यम से अब तक 5 लाख से अधिक यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया गया है। अभी तक 468 विशेष ट्रेनें चल चुकी हैं, जिनमें से कल 10 मई को 101 ट्रेनें चली थी। कल कैबिनेट सेक्रेटरी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही में दी रही सहायता की भी समीक्षा की गई। वीसी में और उसके पश्चात गृह मंत्रालय ने पत्र द्वारा राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे सुनिश्चित करें कि किसी भी हालात में प्रवासी श्रमिक सड़क और रेलवे पटरियों का सहारा न लें। यदि ये सड़क या रेलवे पटरियों पर पैदल यात्रा करते हुए पाए जाते हैं तो उनके लिए बस या ट्रेन द्वारा यात्रा की व्यवस्था करने की चेष्टा की जाए। गृह मंत्रालय ने राज्यों को हिदायत दी है कि डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के निर्बाध आवाजाही को सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड और गैर कोविड मरीजों की स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी चिकित्सा गतिविधियां खुला रखें। साथ ही निजी क्लिनिक,
नर्सिंग होम और प्रयोगशालाओं को भी खुला रखें। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सोनेल तथा एम्बुलेंस की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब्स को सुचारू रूप से खोलने के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। हमारी सभी से यह अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें। हमारा अनुरोध है कि इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें और लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, फैलाएं, उनको जागरूक करें। कोरोना संकट के इस दौर में दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को स्वदेश वापस लाने का सिलसिला सुचारू रूप से जारी है। आज भी अलग अलग देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। आपको बता दें कि वंदे भारत मिशन के तहत भारत सरकार की जो कवायद है विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने की, वो अभी तक का सबसे बड़ा अभियान है जिसमें कामयाबी भी मिल रही है। ये तस्वीरें हैं कामयाबी की। मुश्किल के दौर में दूसरे देशों में फंसे उन भारतीयों की जिन्हें वतन वापसी का बेसब्री से इंतजार था। लॉकडाउन के चलते विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत सरकार का वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु जारी है। मिशन के 5वें दिन आज भी कई देशों से भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। INS मगर मालदीव के माले बंदरगाह से लगभग 200 यात्रियों के साथ कल भारत के लिए रवाना हो चुका है। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 10 मई तक 23 फ्लाइट्स द्वारा लगभग 4000 भारतीय जो विदेशों में फंसे हुए थे वापस भारत आए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत आज जिन देशों से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विमान वापस लौट रहे हैं उनमें सबसे पहले वापसी हुई लंदन से लौटे भारतीयों की। लंदन से ये विमान आज तड़के बेंगलुरु पहुंचा। विमान में 323 भारतीय सवार थे। इनमें से 250 यात्री बेंगलुरु उतरे। बाकी बचे यात्रियों को दिल्ली लाया गया। इसके बाद वापसी हुई अमेरिका से लौटे 225 भारतीयों की। सैन फ्रांसिस्को से भारतीयों को लेकर ये विशेष विमान मुंबई होते हुए हैदराबाद पहुंचा। हैदराबाद में इस विमान की करीब 9:30 बजे लैंडिंग हुई। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब ढाका से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का विशेष विमान मुंबई पहुंचा। अभी 4 और विशेष उड़ानों का भारत लौटना बाकी है। इनमें दुबई से कोची, आबू धाबी से हैदराबाद, कुआलालंपुर से चेन्नई और बहरीन से कोझिकोड की उड़ान शामिल है। खाड़ी देशों से आज 500 से भी ज्यादा भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। I thank the Consulate of New York for organizing this event to help facilitate us to go back to our home nation. Coming from Boston all the way to Newark Airport, and I think the arrangement today is pretty well managed. I see them taking temperatures, they're taking as much precautions as they can. इससे पहले रविवार को भी 1239 भारतीयों की वापसी हुई। एयर इंडिया के विशेष विमानों के जरिए इन्हें दोहा, लंदन, सिंगापुर, रियाद, कुवैत और कुआलालंपुर से लाया गया। जिस तरीके से आप लोगों ने ये सिचुएशन को हैंडल किया है, जिस तरीके से हमारी हेल्प करी है, जिस तरीके से हमें यहाँ पे क्लियर करके पहुँचा है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आप लोगों को थैंक यू बोलने के। जो मॉरल सपोर्ट दिया आप लोगों ने कॉल पे, पर्सनल मैसेजेस पे, जिस तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया है इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को, आई सैल्यूट यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से भारतीयों को लेकर भारतीय नौसेना दूसरा जहाज INS मगर भी वापस लौट रहा है। माले से 202 यात्रियों को लेकर रवाना हुए इस जहाज के कल शाम तक कोची पहुंचने की उम्मीद है। यात्रियों में 24 महिलाएं और 1 मरीज भी शामिल है। इससे पहले नौसेना का पहला जहाज INS जलाशव कल शाम 698 यात्रियों को लेकर कोची पहुंचा। दोनों ही जहाजों की दोबारा मालदीव वापसी होनी है। ये जहाज
अगली खेप में भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु में तूतीकोरिन के लिए रवाना होंगे। I am very grateful to the Indian Navy for its Operation Samudra Setu and sparing INS Jalashwa and INS Magar for this major operation, which means so much to the Indian community members who will soon be getting back to meet their friends and family. We will continue with these operations and try our best to transport as many Indians as possible to India. I must also convey my deep gratitude to the government of Maldives for extending all possible help in conducting these major exercises. विदेशों से स्वदेश लौट रहे भारतीयों की पहले एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग हो रही है। इसके बाद इन यात्रियों को 14 दिन के लिए अनिवार्य क्वारंटाइन अवधि में भेजा जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से चलाए जा रहे इस मिशन के तहत कई और देशों से भी भारतीयों को वापस लाया जाएगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक आयोजन से लेकर खेलकूद की गतिविधियों से दूर रहें। संभव हो तो वर्क एट होम करें। काम के दौरान सहकर्मियों से 1 मीटर की दूरी बनाएं और गैर जरूरी यात्राओं से बचें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये नजर डालते हैं अगली खबर पे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जानकारी दी कि देश में अभी तक 16,73,000 लोगों के कोरोना सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वहीं देश में अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 67,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,500 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ मरीजों के ठीक होने की दर जो है वो लगातार बेहतर होती जा रही है और अब लोगों के ठीक होने की दर 31.15% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को जारी किए गए डिस्चार्ज पॉलिसी के बारे में भी बताया और लोगों से ये अपील की कि कोरोना के कोई भी लक्षण होने पर उसे छुपाए नहीं, फौरन सामने आए ताकि समय पर लोगों का सही इलाज हो सके। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। जहां एक और हम समाज में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको मिलकर कोविड-19 से जुड़े हुए स्टिग्मा से भी लड़ना होगा। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ने मिलकर कोरोना वायरस संक्रमण के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए स्वदेशी IgG एलिजा टेस्ट किट यानी कोविड कवच एलिजा को विकसित कर लिया है। आपको बता दें कि संस्थान के वैज्ञानिकों की टीम ने प्रयोगशाला में पुष्टि किए गए मरीजों की सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोविड-2 विषाणु को आइसोलेट करने में सफलता हासिल कर ली है और इसके आधार पर एंटीबॉडी टेस्ट किट बनाने में मदद मिलेगी। इस बारे में जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने कहा है कि पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने कोरोना के एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए पहली स्वदेशी एंटी-SARS-CoV-2 मानव IgG एलिजा टेस्ट किट को सफलतापूर्वक विकसित कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस किट की गुणवत्ता परखने को लेकर 2 अलग-अलग इलाकों में टेस्ट को अंजाम दिया गया, जहां इसे सही पाया गया है। 2.5 घंटे में इसकी क्षमता 90 सैंपल के टेस्ट की है। वहीं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इसके वाणिज्यिक उत्पादन को भी मंजूरी दे दी है। जिला स्तर पर भी एलिजा आधारित परीक्षण आसानी से संभव है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कवच एलिजा नामक IgG एलिजा टेस्ट किट को डेवलप किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि
कि इंडिजिनस टेस्ट कोविड-19 के सर्वेलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को भी इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेज द्वारा हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित 70 प्रपोजल को भी शॉर्टलिस्ट करके फंडिंग के लिए सेलेक्ट किया है। कोरोना से निपटने के लिए बने प्रौद्योगिकी और डेटा प्रबंधन से जुड़े अधिकार समूह 9 ने आज जानकारी दी कि अभी तक 9 करोड़ 8 लाख स्मार्टफोन्स में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड किया गया है और आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने से निजता को कोई खतरा नहीं है। चेयरमैन अजय साहनी ने बताया कि आरोग्य सेतु उपयोगकर्ताओं की डेटा गोपनीयता पर बहुत काम किया गया है। इसमें यूजर्स का अधिकतम 60 दिन का डेटा रखा जाता है। इसका मकसद परीक्षण और उचित स्वास्थ्य डेटा बनाने के लिए विशेष निगरानी प्रणाली विकसित करना है। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ऐप लोगों को संक्रमित रोगियों के संपर्क में आने से पहले सचेत करता है, साथ कोरोना को लेकर स्वमूल्यांकन को भी सक्षम बनाता है। लगभग 1,04,000 आरोग्य सेतु उपयोगकर्ताओं को संक्रमित रोगियों से निकटता के कारण संक्रमण के संभावित जोखिम के बारे में ब्लूटूथ संपर्क के माध्यम से सूचित किया गया है। इसमें कंटेनमेंट जोन को चिन्हित किया जा सकता है। RT-PCR टेस्ट के लिए भी ये ऐप बनाया गया है। आरोग्य सेतु जो लोगों ने अपने अपने मोबाइल्स पे डाउनलोड किया, उस पर कुछ लोग सेल्फ असेसमेंट करते हैं, कुछ लोगों का ब्लूटूथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होता है, तो वो वाला डेटा भी इसमें मिल जाए और NDMA से कुछ डेटा और फिर IIT मद्रास की मदद से कुछ जो एनालिटिक्स होता है वो डेटा को सबको कंबाइन करके उस पर किस किस तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। दिस इज द मेन स्टे, दिस इज द ब्रॉड पिक्चर ऑफ हाउ वी आर ऑर्गेनाइजिंग आवर डेटा फ्लोज। वहीं देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी तक देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 67,162 पर पहुंच चुके हैं और इनमें करीब 44,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,213 नए केस आए हैं और 97 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है। वहीं अभी तक देश में करीब 21,000 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और 2,206 लोगों की मौत कोरोना से भारत में हुई है। और अब नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। रूस में कोरोना बेहद तेजी से बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित देशों में अमेरिका और स्पेन के बाद अब रूस तीसरे नंबर पर आ चुका है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो अभी तक 41,97,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,84,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की अगर बात करें तो पूरे विश्व में अभी तक 15 लाख लोग इस संक्रमण से मुक्त हुए हैं। अगर हम देशों पे नजर डालें जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं कोविड-19 से, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अमेरिका की। तो अमेरिका में जो स्थिति है, अमेरिका में सबसे अधिक 13,67,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रूस में कोरोना के मामले बढ़कर 2,20,000 के पार पहुंच चुका है और यहां 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं इटली की बात करें तो यहां पर करीब 2,19,000 मामले सामने आ चुके हैं और 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं स्पेन का रुख करें तो यहां 2,64,000 से ज्यादा कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बात करते हैं फ्रांस की। यहां पर 1,77,000 से अधिक मामले सामने आए हैं और 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं ब्रिटेन में 2,19,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और यहां पर 31,800 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 से हो चुकी है। कोविड-19 महामारी के बीच सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को पूरी तरह से सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में एमएसएमई, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई के बकाया भुगतान को मंजूरी देने के लिए सरकार एक फंड निर्धारित करेगी। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई सेक्टर की गति के लिए सरकार की एमएसएमई के ऋण खातों की पुनर्गठन की योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जल्द ही छोटे और मध्यम उद्योगों के गठन को नया आयाम देने की तैयारी में है। To rolling fund, where with the consent of MSME and the major industry, or we can find out some mechanism, and where the bank can finance them. So we are trying for that, but still there are a lot of complications and problems everywhere. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार अगले 2 वर्षों में 15 लाख करोड़ रुपए की लागत से राजमार्गों को बनाने की योजना बना रही है, जिससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। Expenditure in the infrastructure is going to increase the liquidity in the market, and that liquidity is the most important thing for the country. And I am confident that we are definitely going to achieve that goal under the leadership of our Prime Minister, that we want to make India as an economy of 5 trillion. At the same time, we need to build the infrastructure of at least 100 lakh crores. So this is a big task and big challenge. As my ministry, we have taken a decision to make the target of starting of road construction of 15 lakh crores. केंद्रीय मंत्री ने एमएसएमई निर्यात बढ़ाने और आयात विकल्प के तौर पर स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन दिए जाने की जरूरत बताई। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश में हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन भारत की विज्ञान में दक्षता और प्रौद्योगिकी में विकास और उपलब्धियों को दर्शाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन के लिए शुभकामनाएं देते हुए भारत के वैज्ञानिकों पर गर्व जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 1998 के परमाणु परीक्षणों की वर्षगांठ पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने में वैज्ञानिक समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए ट्वीट किया कि हमारे वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के मोर्चे पर जिस तरह युद्धरत हैं, उस पर सभी देशवासियों को गर्व है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट किया कि आज ही के दिन 1998 में भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया। स्वदेशी विमान हंस 3 ने उड़ान भरी थी और त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। उपराष्ट्रपति ने देश के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से अपील की है कि वो कोरोना महामारी का सामना करने के लिए नए उपाय खोजें और आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश उन सभी लोगों को नमन करता है और बधाई देता है जो लोग राष्ट्र के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहे हैं। हमें इस दिन 1998 में अपने वैज्ञानिकों की असाधारण उपलब्धि याद है। ये भारत के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण था। इस मौके पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका थीम था रीबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये दिवस भारत के वैज्ञानिक खोज और तकनीकी रचनात्मकता को दर्शाता है। 11 मई 1998 को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में इस दिन को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तब से भारत इस दिन को मनाता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। संसदीय लोकतंत्र शोध और प्रशिक्षण संस्थान प्राइड की ओर से कई अहम मसलों पर संसद और विधायी मंडलों के अधिकारियों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सोमवार से लेकर 13 मई तक आयोजित किया जा रहा है। इसमें
प्रश्न, विधायी और बजट प्रक्रिया पर खास तौर पर फोकस रहेगा। प्राइड की गतिविधियों को सीपीए के लखनऊ सम्मेलन में काफी सराहना मिली थी। तब लोकसभा अध्यक्ष ने इसकी भूमिका को और विस्तारित करने को कहा था। इस कार्यक्रम में राज्यसभा, लोकसभा और देश के विधान मंडलों से असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव से लेकर अपर सचिव स्तर के अधिकारी भाग लेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि आप कोरोना वॉरियर्स को पूरा सहयोग दें, सलाम करें उन्हें, उनके जज्बे के लिए, उनके हौसले के लिए, और घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।